हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आप लोगों को हम लोग एनसीईआरटी 1 मैम पूरा करवा चुके हैं यस सारे सर। यूनिट्स। यस सर। तो जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी 1 के वो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर इसी तरह से एनसीईआरटी 2 भी करवा दीजिए, तो यस सिंह सर। सर ने आपकी डिमांड को पूरा कर दिया है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी 2। यस सर। तो मैम आज कौन सा यूनिट? सर यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी सेकंड का मतलब जी 6th यूनिट। तो अगर बात करें तो आज हम लोग लेके आए चैप्टर फर्स्ट जिसमें है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग जी प्लांट्स। हाँ, तो ये जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है और यस सर। इसमें टोटल पैराग्राफ 16 16 और टोटल क्वेश्चंस बच्चा लाए हम लोग 20। 20। तो सब वेटेज देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, जी 21 में 3 क्वेश्चन आए थे, 22 में 3 क्वेश्चन आए थे, 23 में 4 क्वेश्चन आए थे। जी हाँ, और सर ये भी बता दे रहे हैं कि यूनिट 6 में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट चुका है, तो वेटेज इसमें भी क्या करेगा, जी शिफ्ट हाँ, करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पिरामिड। तो पिरामिड के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस है आपके 28, 29, 35, 23, 34, 25, 31, 36। ये आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं और इसके अगल बगल भी आपको सारे पेजेस कवर करने हैं, बट इन पेजेस को बहुत तरीके से पढ़ना है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो सर पहला पैराग्राफ है हमारे पास। स्टमेन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। स्टमेन में क्या है, एंथर और फिलामेंट दो पार्ट हैं। एंथर ये बाइलोब्ड होगा, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, ये सारे टर्म्स आप लोगों को पता ही होंगे। और यहाँ पर ये फिलामेंट, फिलामेंट का ये वाला जो पोर्शन होगा ये थैलेमस से जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। तो प्रॉक्सिमल एंड ये हो गया और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, और ये वाला इसका फिलामेंट का डिस्टल एंड, यहाँ पर ये एंथर अटैच्ड है। तो प्रॉक्सिमल मतलब जो ओरिजिन के पास है वो प्रॉक्सिमल, और डिस्टल जो ओरिजिन से दूर है। दूर है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसके लेयर्स के बारे में बताया गया। इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम। तो 4 लेयर हैं, सबको पता ही है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो बाकी की 3 जो ऊपर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो डाइसेंस यस में सर। हेल्प करती हैं। टैपेटम जो होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। और टैपेटम के बारे में कुछ और चीजें भी हैं जैसे डेंस साइटोप्लाज्म, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जनरली हैव मोर देन वन वन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होगा, पॉलीप्लॉइडी भी शो करेगा, और स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तो सर क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट बताना है। पॉलिन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉल्ड सिव्र एलर्जीज, बिल्कुल सही है। स्टोर्ड पॉलिन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही है। -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते जी हैं हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में। टैपेटम हेल्प्स इन द dehiscence ऑफ द एंथर। एक्साइन ऑफ पॉलिन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो डेहिसेंस का काम टैपेटम का नहीं है, टैपेटम जी का काम होता है नरिशमेंट का। तो यही स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बाहर की जो 3 लेयर्स होती हैं उनका काम होता है डेहिसेंस का, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, नहीं, एंडोथीशियम का काम नहीं होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज का काम होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने का। टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हार्ड आउटर लेयर, इंटाइन में ये इनर लेयर है, यस और सर। स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होगा, स्पोर को जनरेट कर रहा है, तो 2n। मियोसिस होगा, तो 2n होगा। यस सर। The hard outer layer called exine is made up of sporopollenin, most resistant organic material। ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, most resistant organic material। It can withstand high temperature, withstand मतलब ये बर्दाश्त कर सकता है high temperature को, strong acids and alkali। और कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। तो ये एंजाइम रेजिस्टेंट है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है, और एल्कली रेजिस्टेंट है। और इसको ऐसा होना भी चाहिए था, अदरवाइज जो जिस स्पीसीज जनरेशन आफ्टर Yes, sir. जनरेशन यहाँ पर सरवाइव कर पा रही हैं वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। डैमेज हो जाता तो Yes, दिक्कत sir. होती।
Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. तो sporopollenin की वजह से ही ये प्रिजर्व रह पाते हैं. The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells. तो माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यहाँ पर दो सेल्स बनेंगी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल का लार्ज न्यूक्लियस होगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके याद रखने हैं. और जनरेटिव सेल जो होगी इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होगी. और जनरेटिव सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए. Which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossils? तो अभी सर ने एनसीईआरटी की लाइन में दिखाया था डायरेक्ट कि फॉसिल्स के तौर पे अगर हमको पॉलन ग्रेन को स्टोर करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? स्पोरोपोलेनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो बच्चा जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? होता तो वेजिटेटिव सेल से, लेकिन निकलता कहाँ से? जर्म पोर से. इसी वजह से जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होना चाहिए. अगर वहां पे भी प्रेजेंट होता तो पॉलन ट्यूब बाहर निकल नहीं पाता. तो एक्साइन डिसकंटीन्यूअस लेयर हुई और एंटाइन जो है वो कंटीन्यूअस लेयर. Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent year to use pollen tablets as food supplements. तो ये ध्यान रखना है, ये फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज की जाती हैं. और in some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes. Viability मतलब ability to fertilize, gametes का formation, germinate हो सके, pollen tube का formation हो सके. तो lose viability within 30 minutes of their release. And in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months. ये दोनों के एग्जाम्पल्स याद रखना. मंथ्स किस में रहता है और विद इन 30 मिनट्स किस में. और सर अगर बात करें जाए मंथ्स की तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि वायबिलिटी फॉर मंथ्स किस में रहती है, तो आंसर में था रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी. और नेक्स्ट हमारे पास 2018 में पूछा गया है लिक्विड नाइट्रोजन. अभी बताया था कि पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, तो किसमें प्रिजर्व किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में. और टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस. In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months? तो अभी मैम ने बताया रोजेसी, लेगुमिनेसी और कौन सा होना चाहिए था? सोलेनेसी. तो आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड. और ये क्वेश्चन बच्चा आपके 2021 का है जैसे मैंने बताया था. नेक्स्ट हमारे पास pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, अभी बताया, -196 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही पढ़ना है. Arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovules. The number of ovules in an ovary may be 1, जैसे wheat, paddy, mango, और too many, papaya, watermelon, orchids. तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखना कि इसमें 1 है, किसमें many है. तो ऑब्वियस है, पपाया जब लोग काटते हैं तो उसमें कई सारे सीड्स होते हैं, तो many हो गया. वाटरमेलन में भी सेम, काफी. The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच होगा उस रीजन को क्या बोलते हैं? हाइलम. नेक्स्ट है हमारे पास द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन. एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल. तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होती है? मियोसिस होती. क्यों होती है? क्योंकि ये 2n है और उसको हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने. क्या बनाने? हैप्लॉइड स्पोर. तो पहले ये क्या कराएगा? मियोसिस कराएगा. मियोसिस कराने से क्या बनता है? 4 आपके मेगास्पोर, जिसमें से 3 क्या कर जाते हैं? डीजेनरेट कर जाते हैं. और ये अपना न्यूट्रिशन किसको देते हैं? एक को दे देते हैं. तो इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. फिर ये जो होता है ये डेवलप करता है आपका किसमें? एम्ब्रियो सैक में, जिसमें आपके 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, 2, 4, 8. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है एम्ब्रियो सैक को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. Female gametophyte. In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. बाकी के 3 क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं. जैसे मैम ने बताया, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. और फंक्शनल मेगास्पोर किधर के साइड वाला होगा ये आपको बताना. चलेजल एंड वाला फंक्शनल होता है या माइक्रोपाइलर एंड वाला फंक्शनल है. डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट
फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक। हमने अभी बताया 3 चूंकि डीजनरेट हो जाते हैं यूजुअली, एक ही फंक्शनल रहेगा, तो एक से ही पूरा ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए इसको मोनोस्पोरिक। मोनो मींस सिंगल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर हमारे पास 2016 का जी। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल टेक्निकली इक्विवेलेंट किसके होता है? मेगास्पोरेंजियम के। ठीक है, ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम द स्ट्रक्चर इन विच मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड, उसको बोला जाएगा मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरोफिल द लीव बियरिंग मेगास्पोरेंजियम इज मेगास्पोरोफिल। Which is the most common type of embryo sac in angiosperms? तो most common type of embryo sac कौन सा होगा? मोनोस्पोरिक। और उसके साथ साथ अभी बताया था कि कितने सिक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन होते, तो याद रखने 3। क्योंकि जब एक होगा तो 2 बनेंगे न्यूक्लियस, फिर दूसरा जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और जब तीसरा होगा तो 4 से फिर ये 8। और टोटल न्यूक्लियस में हमने पहले ही बताया कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है, तो इसलिए 3 माइटोटिक डिवीजन्स, मियोसिस 1 और माइटोसिस 3। यस सर। अब बात करते हैं द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल। वही चीज सर सेम, पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 डिवाइड करके 4 बनाएंगे, फिर 4 डिवाइड करके 8 बनाएंगे, और इसी तरह वो क्या हो जाता है? 8 सेल, जिसमें से 3 किधर चले जाते हैं? एंटीपोडल बना लेते हैं, 2 सेंट्रल के पास चले जाते हैं, 2 सिनर्जिड बना लेते हैं, और एक क्या बना लेता है? एग सेल। द सिनर्जिड्स हैव देयर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है और 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो माइक्रोपाइलर एंड में कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका काम क्या होता है? मेन काम है उसका, काम क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? तो उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है इनटू सिनर्जिड, सिनर्जिड में गाइड करता है। 3 सेल्स एट द चलाजल एंड, चलाजल एंड में भी आपके 3 सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे आपके 2 सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, और सिनर्जिड सेल के साथ लगा हुआ आपका रहता है एक एग सेल, और इनको मिला के बोलते हैं हम लोग एग एपरेटस। The typical angiosperm sac has 8 nucleate and 7 cell. तो typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell. तो आंसर हो जाएगा इसमें 4, और इसी को बोला जाएगा मोनोस्पोरिक। यस सर। Chasmogamous, Chasmogamous and Cleistogamous flower, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलाइना, आप लोगों को पता है एग्जांपल्स इनके। तो चैस्मोगैमस जो ओपन होंगे, क्लिस्टोगैमस जो क्लोज रहते हैं, मतलब बर्ड स्टेज में ही यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा, और हमेशा चूंकि क्लोज रहेंगे तो यहाँ पर ये ऑलवेज कैसा होगा? ऑटोगेमी। और इसका फायदा क्या है कि एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं भी है तो भी पॉलन तो पहुंच ही जाएगा, तो एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वेरिएशन नहीं आ पाएगा। इन सच फ्लावर्स टू फेड, दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब इसको सीड बनाने के लिए पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूछा भी गया है कई बार। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यस सर। Cleistogamous flowers are invariably autogamous and Cleistogamous is disadvantageous as there is no chance for cross pollination. Yes, तो हम लोगों ने भी देखा invariably autogamous है, सही है, और यही इसका डिसएडवांटेज भी है। आंसर हो जाएगा 4, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which one of the following statement is correct? Cleistogamous flowers are always autogamous. Xenogamy occurs only by wind pollination. Chasmogamous flowers do not open at all. Geitonogamy involves the pollen and stigma of flower of different plants. तो geitonogamy में क्या होगा? इससे pollen निकलेगा और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगा। तो इसको बोला जाएगा जीटोनोगेमी। अगर इसी का पॉलन निकले और इसी के स्टिग्मा पे पहुंचे तब इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। और अगर डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर हो
तब इसको बोला जाता है जीनोगेमी। जीनोगेमी। तो जीटोनोगेमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट्स, गलत हो गया। चैस्मोगेमस फ्लावर्स डू नॉट, ये ओपन होते हैं। क्लिस्टोगेमस डू नॉट ओपन। और जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड, तो ये गलत है क्योंकि पॉलन जो है वो विंड से भी पहुंच सकता है या किसी और मेथड से यस भी। सर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज एटोगेमस। नेक्स्ट है हमारे पास सर, बहुत ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट है, ईयर देखिए 10, 14, 15, 17, 19, 17, 19, 21। जी और जैसा कि आपने बताया गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी, जी। अगर सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है तो गीटनोगैमी, टू डिफरेंट प्लांट्स टू डिफरेंट फ्लावर तो हो जाएगा जीनोगैमी। बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर 12th क्वेश्चन है हमारे पास, गीटनोगैमी इन्वॉल्व, तो जैसा कि पता है हम लोग को सेम प्लांट होना चाहिए जी बट फ्लावर कैसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो पहले ही ऑप्शन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सर, wind pollination also requires that the pollen grains are light and non sticky। तो ये wind pollination का जो pollen grains है उनके characteristic दिए हुए हैं, कैसा होगा, light होना चाहिए, non sticky होना चाहिए क्योंकि wind से pollination हो रहा है तो हल्का होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कहीं पर भी जाकर के स्टिक कर जाएगा। दे ऑफन possess well exposed stamens। स्टमेंस कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए सो दैट pollen आर easily dispersed into wind currents, कि डिस्पर्सल आसान हो सके। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। चौथा पॉइंट, टू ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, और कई सारे फ्लावर्स पैक होते हैं इनफ्लोरेसेंस में। तो ये विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ये पॉलन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, बाकी विंड पॉलिनेशन के, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे कैरेक्टर्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है जैसे कि आपका कॉर्न कॉक द टैसल्स यू सी, जो व्हाइट व्हाइट टैसल्स हमको देखने को मिलते हैं, यू आर सी नथिंग बट द स्टिग्मा होते हैं एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। एंड इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कोई जरूरत नहीं है कलर की, तो ब्राइटली कलर्ड से क्या लेना देना, स्मॉल होनी चाहिए, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ताकि वो हल्के रहेंगे तो हवा में मूव करने में उनको आसानी होगी। नेक्स्ट है सर हमारे पास 2013, 2016, 2019, some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla which grows in fresh water। अगर फ्रेश वाटर पूछे कि फ्रेश वाटर में वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से हैं तो बताओगे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। एंड मरीन में पूछे तो सी ग्रासेस जैसे कि ज़ोस्टेरा, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो होते तो पानी में लेकिन वाटर पॉलिनेटेड में नहीं आते, जैसे कि वाटर हाइसेंट, आइकॉर्निया एंड वाटर लिली। इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट से या फिर विंड से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में होती है एपिहाइड्रोफिली, ठीक है। तो मेल फ्लावर्स क्या होते हैं, वाटर करंट्स में घूम घूम के आते हैं फीमेल फ्लावर के पास, ठीक है। जो आपका फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, पानी में, और इस तरह से वाटर करंट बना हुआ है, तो ये वाटर करंट से आते हैं आपके फीमेल फ्लावर के पास। तो मेल फ्लावर्स आर कैरीड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। Bees, butterfly, fly, beetles, wasps, ants, moths, birds and bats are the common pollinating agents। और इनमें से भी मोस्ट कॉमन अगर बायोटिक पूछा जाए तो कौन सा है, बीज। और अमंग एबायोटिक अगर पूछा जाए तो एबायोटिक में एयर। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, और ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ, लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंट होगा और रिच इन नेक्टर। तो लार्ज किस लिए, ताकि इंसेक्ट्स उसको देख सकें, कलरफुल भी इसीलिए, फ्रेग्रेंट ताकि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, और नेक्टर रिवॉर्ड्स के रूप में दिया जाएगा। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर। कलर देखेंगे, हम भी किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं मार्केट में तो कलर वगैरह देख के, और उसकी फ्रेग्रेंस से। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स क्रिएट फाउल ओडोर्स, कैसे, गंदी स्मेल आती है,
टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है। और इनको रिवॉर्ड क्या मिलता है, पॉलन एंड नेक्टर का इन लोग को रिवॉर्ड मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। तो जैसा कि अभी बताया कि जो एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female. तो ये dioecious plant है. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. तो dioecious plant मतलब अगर ये male flower है यहाँ पर और एक ये female flower दूसरे plant पर, तो यहाँ पर autogamy तो हो ही नहीं पाएगी. मेल Yes. सिर्फ ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज देयर, और ना ही जीटोनोगेमी हो पाएगी क्योंकि दूसरा फीमेल फ्लावर यहाँ पर है नहीं. तो ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी बोथ इज प्रिवेंटेड, ओनली जीनोगेमी इज पॉसिबल. यस सर। और फिर उसके बाद हमें दिया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की मतलब पॉलन ग्रेन अपने जो पिस्टल होता है वो अपने पॉलन ग्रेन को कैसे पहचानता है, तो उसके भी कई सारे तरीके हैं उसके पास कि ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from the species or from the same plant if it is self compatible also lands on the stigma. मतलब सेम ऐसा तो नहीं कि केवल उसी का पौधा का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाके लैंड करता होगा, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं. द पिस्टल हैज द एबिलिटी, अब पिस्टल डिसाइड करता है कि उसका पॉलन ग्रेन कौन सा है, टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ग्रेन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप कंपैटिबल है कि रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल है. इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट, अब पिस्टल एक्सेप्ट करता है और उसको अलाउ करता है कि अब तुम पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हो. और ये इंपॉर्टेंट भी है पैराग्राफ 2016 में इससे क्वेश्चन बना है. The plant part which consists of two generations, one within the other, pollen grain inside the anther, germinated pollen grain with two male gametes, seed inside the fruit, embryo sac inside the ovule. तो plant parts which consist of two generations, जिसमें दो generations हैं. तो कौन कौन सा, pollen grain क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेल गैमेटोफाइट मतलब ये एन हुआ, इनसाइड द एंथर क्या हुआ 2n, तो ये हैप्लॉइड जनरेशन और ये डिप्लॉइड. तो n and 2n, germinated pollen grain with two male gametes, तो यहाँ पर pollen grain भी n, male gametes भी n, तो ये नहीं होगा. seed inside the fruit, ये seed भी कैसा होगा 2n, fruit भी कैसा 2n, डिप्लॉइड जनरेशन का ये. एम्ब्रियो सैक ये नेक्स्ट जनरेशन का हैप्लॉइड और ये ओव्यूल ये पेरेंटल जनरेशन का हैप्लॉइड 2n. तो यहाँ पर पूछा गया था विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर, तो 1 and 4 विल बी द आंसर. तो आंसर विल बी द डी. Next, one of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. This results in the formation of diploid cell, the zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses them to produce a triploid primary endosperm nucleus. तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन में दिया हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सिंगेमी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है. और उसके अलावा जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होता है, वो सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूज होगा और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और सेल को अगर बात की जाए तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, अगर सेल पूछा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन होते हैं, एक आपका सिंगैमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. और एक यूनिक इवेंट है किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए. और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके बनाता है एंडोस्पर्म, जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले बनता है ताकि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके. द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, टेंडर मतलब पानी वाला कोकोनट, दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो नारियल पानी पीते हैं उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब सिंसाइटियम कंडीशन उसमें पाई जाती है. एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, और जब वो कोकोनट में चेंज हो जाता है तो उसकी क्या हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म. तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म एग हैज अ फिलीफॉर्म एपरेटस. एग के पास फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं होता है, सिनर्जिड सेल में होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, न्यूमरस नहीं होते, 3 ही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया. रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही है. मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, 2n, इसमें मियोसिस होगा तब वो मेगास्पोर बनाएगी. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी. नेक्स्ट हमारे पास
एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as fertilized ovule. ओव्यूल जो होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसमें, सीड में चेंज हो जाता है, और ओवरी किसमें, फ्रूट में चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद लिया हुआ मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस का मतलब इनका जो एंडोस्पर्म है वो मैच्योरिटी से पहले ही कंज्यूम हो चुका है, और एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस अगर बोला जाए तो वहां पर मैच्योरिटी तक एंडोस्पर्म जो होता है वो बना रहता है। तो नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही कंज्यूम कर लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर पी और ग्राउंडनट। एल्बुमिनस सीड्स रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे वीट, मेज, बार्ली और कैस्टर, ये क्या है, ये एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल है, और ये नॉन एल्बुमिनस के। इसके बाद सर हमारे पास पेरिस्पर्म जी, परसिस्टेंट न्यूसिलस। याद रखना है कि अगर न्यूसिलस बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसिलस, जैसे कि हमारा ब्लैक पेपर एंड बीट में रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज द पेरिस्पर्म। 2013-2014। नेक्स्ट है हमारे पास एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोड्यूस simultaneously. The wall of the ovary develops into the wall of the fruit. मतलब ओव्यूल सीड बना लेती है, ओवरी फ्रूट बना लेती है, और उसके बाद जो आगे आपका ओवरी वॉल बचती है वो बना लेती है पेरिकार्प। अब पेरिकार्प आपका फ्लैशी भी हो सकता है, आपका रेशेदार भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है फ्रूट की कंडीशन पे। अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल। अब जो आपका फर्टिलाइजेशन से बन रहा है और जिसमें आपका ओव्यूल या ओवरी आपकी इन्वॉल्व है, उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें ओवरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। सच फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से 2020 में, और यहाँ से भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। Although in most of the species fruits are the result of fertilizations, there are a few species जिनमें fertilization नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है, और ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन बोलता है तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। इतना याद रखना। तो सर क्वेश्चन है हमारे पास The plant part which consists of two generations one within the other, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये रिलेटेड है इसी से। इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या था, फर्स्ट एंड फोर्थ। हाइलम इज ए स्कार ऑन द, तो हाइलम क्या है, ये स्कार है जहां पर फ्यूनिकल जो होगा वो ओव्यूल से अटैच्ड होगा, सीड में प्रेजेंट होगा। Varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than embryo in a seed is referred to as polyembryony. और आपको कमेंट सेक्शन में पॉलीएम्ब्रियोनिक के और एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल बताने हैं।